मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आप कहते हैं खुश आमदीद। कभी कभी हम बहुत तेजी से दिन का आगाज करते हैं, जैसे कि आज हम बड़े एनर्जेटिक हैं और दिन का आगाज भी बड़ी तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिन में बहुत कुछ करना होता है। दिन को प्लान कीजिए, प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम प्लान नहीं करते तो दिन हमारा मुतासर हो जाता है। एनीवेज, ये आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर की मुनासबत से अगर बात करें तो वर्ल्ड फूड डे, खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जब हम खुराक की बात करते हैं, इससे जुड़े किसान की बात भी हम करेंगे, उसके मसाइल की बात भी करेंगे। आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर ना सिर्फ खुराक की बात करेंगे बल्कि जो फूड सेफ्टी है उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि ज़रा वो भी खुराक से जुड़ी हुई है। कितना ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो होता है कि हमें भूख का खात्मा करना है, भूख को मिटाना है। ये जो पूरी दुनिया में इट्स अ ग्लोबल इशू जो भूख है, आज हम इसकी बात भी करेंगे कि कितना जरूरी है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब रिसेंटली हमने सफर किया है फ्लड से, ऐसा ही है। और एट द सेम टाइम जब हम देख रहे होते हैं कि जो आप इस वक्त हालिया सूरत हाल की बात करें, ऐसे में जो फसलें हैं उनकी क्वालिटी में कितना फर्क आया है। जाहिर सी बात है, जो पानी उन तक पहुंचा है वो पानी को साफ पानी नहीं था, और ऑब्वियसली जब उससे अनाज उगेगा और वो हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी सेहत को किस तरह के नुकसानात लाक है, आज इसको भी ज़रा हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। क्या इकदामात इस हवाले से होने चाहिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं ना ये खुराक के आलमी दिन की, तो उसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हम ये मेंशन करें कि हमने किस तरीके से ऐसी खुराक लेनी है या ऐसी खुराक सब तक पहुँचानी है जहाँ पर जिसमें सारे न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ना हो। ये बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पर उसका उस तरह से इम्पैक्ट ना। बिकॉज हम आज देखते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अब वो खुराकें नहीं रही, ये वो जुमला जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि हमारी तो बड़ी एनर्जी थी। नहीं है ना, कुछ ऑर्गेनिक नहीं है। ये बड़ा मसला है कि आप कुछ भी अच्छा, आप ये सिर्फ दूध से लेने, पहले दूध को कहा जाता था कि मुकम्मल ग़िज़ा ये कहा जाता है बच्चों के लिए, कि बच्चों का नाश्ते का दिल नहीं कर रहा तो बच्चे को दूध दे दे। अब यहाँ कोताहियाँ कहाँ पे आती हैं? कोताहियाँ आती है कि पहली बात तो ये कि आप किस तरह के इंजेक्शंस लगवाते हैं जानवर को, ठीक है, और उसके बाद उस दूध के अंदर भी आप किस तरीके से मिलावट करते हैं। आप बता ही नहीं सकते। मतलब असल जायका जो है ना दूध का, हमारे स्टमक उस तरह के आदी नहीं हुए। लिटरली ऐसे ही होता है कि वो आपका स्टमक बाजू का, जब आप किसी ऐसी गांव या ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर आपने जो माल मवेशी है उसको अगर आपने खुद से फॉलो किया हुआ होता है आप हंसे मत बहुत ज्यादा, बट ऑब्वियसली मेल ईमेल से मुझे मेल याद आ गया। बट जहां पे हम देखते हैं आपने मेल से दूर मवेशी जहाँ पे आपने जाहिर सी बात है खुद पाले हुए होते हैं, वहां पर अगर आप खालिस दूध तो हमारा जिस्म उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं आपको लिटरली एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ यह है क्योंकि वाकई अब वो खुराकें नहीं रही और हमने अपने आप को उन खुराकों का आदी नहीं किया। सही बात है। तो इसके लिए हमें आज बात भी करनी है, जो कि हम करेंगे इस प्रोग्राम में आगे चलकर। अभी बढ़ते हैं ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनना था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको जा सकती है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूं। एक से बढ़ के एक, कौन लोग? प्यारा गाना था। याद क्या तुझको दिला। मैं अपने घर में बात करता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ तेरा लेकिन जाना।
CoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से। अच्छा, ये पहली लड़की है जो कहा जा रहा है जिन्होंने 18 साल की उम्र तक 10 किताबें जिन्होंने लिखी हैं। अभी तक हमारे पास जो है हमारे शो पे यही आई हैं जिन्होंने 18 साल की कम उम्र तरीन ऐसी लड़की हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। 10 किताबें 18 साल की उम्र तक जिन्होंने कंप्लीट की हैं। अच्छा, राइटर तो हैं, एट द सेम टाइम अगर इनके बारे में मजीद बात की जाए तो शायरा भी हैं। लेकिन बात वही होती है कि आजकल की यंग जनरेशन को कहाँ पोइट्री में इतना इंटरेस्ट होता है, बस उसको समझना और लिखना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है और बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं शुएब। एब्सोल्युटली, और जिसमें से एक लिटरेचर टाइम अवार्ड 2025 है, एक ग्लोबल रिकग्निशन अवार्ड्स 2025 है, और समेत बहुत से और एजाज़ात हैं। और अभी बहुत से और एजाज़ात के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें एक ग्लोबल यूथ अवार्ड और एक ओपन एजुकेशन अवार्ड है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं मलाइका नवाज से। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। मलाइका, 12 साल में आपने लिखना शुरू किया और अभी 10 किताबें माशाल्लाह लिख ली हैं। What was the first book? It was Why It's Always Me and it is a self-help book. Okay. और इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, Why It's Always Me, जो बहुत सारे लोग करते सवाल हैं। तो हम सब करते हैं कभी ना कभी कि मेरे साथ ही क्यों, हालांकि हर किसी के साथ ही हो रहा होता है, सारे ही कह रहे Why होते हैं me? मेरे साथ। तो आपने भी यही सोच के लिखा? बिल्कुल, और इसमें इसी का आंसर भी है कि जो भी होता है उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है, कोई ना कोई आपके लिए बेटर चीज़ होती है जो कि आपको इन द एंड पता चलती है। ओके, सो ऐसा क्या था जिसने आपको इतना ट्रिगर किया कि अच्छा मैं लिखती हूँ इस पे? देखें, सबके साथ ये होता है, आप सोचते हैं वाई मी, बट हम सब लिखते नहीं हैं, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते, उस पर इतना थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करते। बट आपने इतना इनपुट दिया उसमें, आपने लिखा और आपने बुक की फॉर्म में लिखा, इसे पब्लिश कराया। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट ट्रिगर्ड यू फॉर दैट? बेसिकली मैं डिफरेंट राइटर्स को स्टडी करती थी। इंटरनेशनल राइटर्स हैं, रशियन राइटर्स हैं। सो मुझे काफ़ी मैं क्यूरियस थी कि मुझे भी कोई बुक लिखनी चाहिए ऐसी टॉपिक पर जो कि बहुत कॉमन है और लोगों के दरमियान, इन्वायरमेंट में लोगों के दरमियान बहुत कॉमन है। तो फिर मैंने ये एक पॉइंट मुझे मिला कि हर कोई यही शिकायत करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो फिर मैंने इस बुक में इसका आंसर भी लिखा है कि हर चीज़ इसमें जो है वो बयान है। अच्छा मलाइका, मुझे ये बताएं कि आप इसमें नाम जो इस्तेमाल करें, हैरी भी है, इसमें एमिली भी है, वाई नॉट सबीन, वाई नॉट फातिमा, वाई नॉट फरा, वाई नॉट हुसैन, वाई नॉट शुएब, वाई दीज नेम्स? बेसिकली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पब्लिशिंग हाउसेस नहीं है और बुक पब्लिशिंग के कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो मिले हमें। सो इंटरनेशनली मेरी बुक पब्लिश्ड है और वहाँ पर रीडर्स जो है उनके लिए तो नेम काफ़ी डिफरेंट होंगे। पाकिस्तान में नहीं है पब्लिशिंग हाउसेस होंगे, काफी रेयर हैं, बट वो उनसे लेकिन है ना, मतलब हम इसको भी करेक्ट करते जाएं कि हैं, जरूर हैं, बट ऑब्वियसली आप एक दूसरी ऑडियंस के लिए जब एक चीज को लिख रही हैं तो आपने उसके लिहाज से उसको अगर पब्लिशिंग हाउस अवेलेबल है तो उनको चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज भी उस लिहाज से देना कि आप उनको कांटेक्ट करते रहें और वो आपको रिस्पांस ना करें उस लिहाज से और आपको इंटरनेशनली अच्छा रिस्पांस मिले। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी दीजिए, बिकॉज और भी हमारे राइटर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं। क्या चीज बेहतर हो सकती है? आपने क्या कॉल पे कांटेक्ट किया या आप लोगों ने जाकर बात की और उन्होंने आपकी किताब छापने से मना कर दिया? व्हाट हैपेंड? बेसिकली रिस्पांस ही नहीं आता। अगर आप उनको मेल करें, आप उनको किसी भी लिहाज से कांटेक्ट करें, चाहे वो मोबाइल नंबर पर है, चाहे वो किसी भी वे में, तो आपको कभी भी बेटर रिस्पांस नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिला। ये एक डिफरेंस हो सकता है बिकॉज हम देखते हैं इंटरनेशनली वंस यू ईमेल समबडी तो उसका रिस्पांस आता है। यहाँ पे ये है कि आपको ईमेल करने के बाद कॉल करनी पड़ती है कि ईमेल चेक कर लो। अच्छा, व्हाट अ लवली लाइन, नोबडी इज क्रिएटेड मीनिंगलेस और वर्थलेस, इट्स इन योर थॉट्स दैट मेक यू वर्थ योरसेल्फ। लाइक इट्स अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि क्या अगर दूसरे नाम इस्तेमाल किए जाएं तो क्या इंटरनेशनली पब्लिश कराने में दिक्कत होती है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होती, बट हमें उनको, जब हमारी ऑडियंस टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनली है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिलेट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं हैरी पढ़ लूं और वो शुएब ना पढ़े? आप देखें, यही तो एक बात है कि हमने क्यों नहीं शुएब रजिस्टर करवाया और उन्होंने हैरी क्यों रजिस्टर करवा दिया। दिस इज द थिंग, टैलेंट तो हमारे पास भी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको किस तरीके से कैश करना है इंटरनेशनली, आपने कैसे रजिस्टर करवाना है।
तो बस बहुत ज़्यादा हमारे लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे नाम हैं जो कि वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड भी हैं, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली काम मजीद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत What है। was the second book? इट वाज ओल्ड एज होम। थोड़ा सा बताइएगा इस किताब के बारे में। इसमें बेसिकली एक स्टोरी है एक फैमिली के बारे में, जिसमें वो अपने पेरेंट्स उनके साथ बहुत अच्छे सिंसियर हर तरह से उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़, बट इन दी एंड वो उनको जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, ओल्ड एज होम भेज देते हैं। बट एट द एंड उनके साथ ही खुद जो उनके बच्चे हैं उनके साथ ही बुरा हो जाता है और पेरेंट्स जो है वो वहाँ ओल्ड एज होम में एक नया मीनिंग, एक ज़िंदगी का नया मीनिंग जीने का और वहाँ पर खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। नाइस। reverse। अच्छा, ये जो किताब की जिसकी हम बात करें इसमें कितना वक्त लगा, एक किताब में सेकंड दिस ओल्ड एज होम, कितना वक्त लगा इसको लिखने में? बेसिकली राइटिंग में हफ्ते लगते हैं, बट जब उसको आप एडिट करते हैं और ड्राफ्ट उसके Proofreading बनाते हैं तो and उसमें महीने तो लग जाते हैं, 1-2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, कौन एक- इसमें इतना सपोर्टिव होता है या सोलली आपने खुद करना है, लिखना भी, प्रूफ रीडिंग एंड एवरीथिंग? ये सब कुछ मैंने खुद किया, प्रिंटिंग मेरे बाबा ने उसमें हेल्प की है, बट लिखने में फॉर्मेटिंग में वो सब खुद ही किया। ओके अच्छा, एक चीज़ मलाइका जो मैं देख रही हूँ वो आपकी सारी किताबें कोई बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अक्सर बहुत मोटी किताबों को नहीं प्रेफर कर रहे होते। ये सॉर्ट ऑफ अ मैगजीन, राइट, कि जिस तरह एक मैगजीन होता है उसके लिहाज से अंदर आपने अपनी थॉट्स लिखी हुई होती हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक ये बहुत मुश्किल भी होगा क्योंकि कम वर्ड्स में अपनी सारी बात को एक्सप्लेन करना ये ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कि आप एक ज़्यादा सारी चीज़ लिख कर आप एक्सप्रेस करें। मैंने जब लिखने का मेरे जहन में ख्याल आया, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा मोटिव यही था कि मेरी बात रीडर्स को समझ आए, ना कि ये हो कि मैं उसको मुश्किल लफ्ज़ों से और डिफ़िकल्ट उसमें राइटिंग चूज़ करूँ कि उनको किसी सेकंड चीज़ की, सेकंड थर्ड सोर्स की जो है वो ज़रूरत पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो मैंने लिखा है वो उनको एक दफ़ा पढ़ के समझ आ जाए, कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। और ऑब्वियसली इसमें देखिए राइटिंग स्टाइल और ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अक्सर हम बड़ी बड़ी किताबें देख के, अच्छा अब जो लोग पढ़ते हैं जिन्हें शौक है ऑलरेडी, जो बुक रीडर्स हैं बहुत अच्छे, उनको तो पसंद होती किताबें, वो पहचान, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को, टीनेजर्स की बात की जाए, उनको अगर आपने बुक रीडिंग की तरफ लाना है तो जाहिर है ये इस तरह से आप इन किताबों के थ्रू आप उनको और सभी लेकर आ देखें सकते कितना जबरदस्त इसमें ये लग रहा है कि वो बहुत छोटी नहीं है, रीडेबल है, हैं। खुला खुला लिखा हुआ है हुआ और तो देख पढ़ने के में आपको, कितना आसान है। और जो फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है या हैबिट डेवलप कर रहा है तो उसको इतना मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि वो देखिए स्पेस, हम इसको अगर दिखा भी सकें इस वक्त कैमरे पे, यस, वेरी नाइसली कितने स्पेस्ड। अच्छे से इसको प्लान करके इसको डिजाइन किया गया है। सो ये चीजें देखिए बड़ी मैटर करती हैं हम जैसे। और क्या इसमें पब्लिशर इन्वॉल्व होता है ऐसी स्पेसिंग में, या कि आपकी अपनी चॉइस होती है? आपने चूज़ करना होता है कि आप सेल्फ पब्लिश कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कर रहे हैं, बट मैंने सेल्फ पब्लिशिंग चूज़ किया है, सो उसमें काफ़ी प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट, इसमें सबसे अच्छा रिस्पांस किस किताब पे आया अभी तक? द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग, पोएट्री बुक। ओके, ये इसी पे बात कर लेते हैं, साइलेंस ऑफ एवरीथिंग। ओके, Okay, ये ये तो पोइट्री पे poetry है। पोइट्री है। ओके जी, ये है जी, इसमें पोइट्री है। ये कब लिखी थी? ये मैंने मार्च 2025 रिसेंटली भी पहली बुक आपने वैसे किस एज में लिखी थी? 12 साल। 12 साल की उम्र में। अच्छा, ओके। Some words are too heavy for sound. In silence they bloom. Very nice. आप इसके बारे में बताएं, इसकी जो पोइट्री है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें अगर। बेसिकली इसमें डिफरेंट कोर थीम्स है, साइलेंस के रिलेटेड है, चाहे वो नेचर हो चाहे वो ह्यूमंस हो, और सब कोर थीम्स में साइलेंस का मीनिंग ही है कि हर चीज़ में आप साइलेंस जो है, साइलेंस कैन बी हैप्पीनेस, साइलेंस कैन बी सैडनेस, साइलेंस कुछ भी हो सकता है, तो वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन है एज अच्छा, अ वैसे पोएट्री। पोइट्री की बात हो रही है, हम पोइट्री सुन भी लेते हैं सही बात है। और फिर जरा आगे बढ़ते हैं और मजीद बातें भी करते हैं। कुछ अगर आप हमें आप सुना दें जो सबसे ज्यादा आपकी पोइट्री जिसको पसंद किया गया है। बेसिकली इसी बुक के अंदर कुछ वर्सेस हैं जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, मैं आपको वो सुनाती हूँ। डिड यू स्पेंड एनी नाइट व्हेन स्टार्स फॉरगेट टू शाइन एंड द मून grab you tight when the wind flies in height, when the heart gets some ease and then forget to beat, when you are stuck in the past, no identity, no caste, when sadness take a new shade and happiness give you a new shade. वाओ। और इसकी टाइटल क्या था? इसका मेन द क्राउड है इसकी पोएट्री। अगर मलाइका देखें तो बच्चों का, चलिए रीडिंग तो किसी हद तक आप डेवलप करवा ही लें, राइटिंग में तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन पोइट्री में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता।
आपका किस तरीके से इंटरेस्ट पोइट्री में डेवलप हुआ कि आप लिखने की हद तक आपने कहा कि मैं इसको लिखूं, एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को? बेसिकली मैं उन राइटर्स को प्रेफर करती हूँ जो हमारे पिछले राइटर्स हैं, जैसे जॉन एलिया हैं, जैसे ये सब राइटर्स हैं। ये जो हमारी पोइट्री है, मॉडर्न पोइट्री है, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसमें इंग्लिश वर्ड का यूज़ आ गया है। और वो जो हमारे पिछले राइटर्स हैं उनकी, जॉन एलिया खास तौर पे, उनकी पोइट्री काफ़ी डिफरेंट होती है डिफरेंट राइटर्स से, बाकी सब राइटर्स से। उर्दू पोइट्री में भी इंटरेस्ट है? बिल्कुल, मैं इंग्लिश बुक से पहले उर्दू बुक से, उर्दू पोइट्री और भी सब बुक्स उर्दू ये का लेकिन ये कोई सारे शेर तो अगर अंग्रेजी में हमें- है। हाँ, मैं कह रही हूँ, उर्दू का कोई शेर अगर आप हमें सुनाए। आप जॉन एलिया की आपने बात की है तो उनके तो शायरी सबको, कौन है जिसको नहीं पसंद? यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। आए हाय, वाह वाह जी वाह, क्या बात। क्या बात है। अगली किताब पे आते हैं, द रिवेंज ऑफ द रॉयल्स। ये नॉवल है। ये नॉवल है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसमें स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है। इट्स अबाउट रिवेंज और रॉयल्स फैमिलीज के दरमियान। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दूसरी बुक से, काफ़ी डिफरेंट है। ओके, नाइस, जबरदस्त। और ये कब लिखी थी? ये मैंने लिखी थी 17 एज में, दिसंबर में। ब्रोकन बॉन्ड्स। आइए जी इस किताब पे आ जाते हैं। पुअर पेरेंटिंग लीव्स स्कार्स दैट टाइम अलोन कैन नॉट हील। ओके, अच्छा, इसके ग्राफिक्स देखिए बहुत अच्छे हैं शुएब, दिखाई गई। और सभी मुझे लग जैसा पेरेंटिंग की बात हुई है, कैसे ये दिखाएं जरा। बच्चों पे उसका एक असर होता है। पुअर पेरेंटिंग के बगैर अक्सर हम बात करते हैं ना, पेरेंटिंग सिखाई नहीं जा रही, पेरेंटिंग पढ़ाई नहीं जा रही, पेरेंटिंग पे उस तरीके से बात नहीं हो रही। सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि बड़ा मजे का मैं चाहूंगी ये हो सकता है। बैक पे भी आप जरा जी, जी, दिखाइएगा। जो हम अक्सर सेपरेशन की बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि जब भी कोई कपल सेपरेशन की तरफ जाता है तो उसमें बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा होता है, क्योंकि बच्चा बट जाता है, एक तरफ का भी नहीं रहता। और वाकई उसकी मेंटल हेल्थ किस तरीके से उस पे इम्पैक्ट होता है। द पॉइंट इज, हम हमेशा इस चीज पे फोकस भी कर रहे होते, बता भी रहे होते कि आप को पेरेंटिंग एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। आपका रिश्ता नहीं किसी के साथ चल सका, उसकी रीजंस होंगी मल्टीपल, और जाहिर सी बात है आप दो लोगों का के पास ये राइट है कि आप अपने हिसाब से जो फैसला आपको लगे वो आप लें। लेकिन बच्चों के लिहाज से तो आप ये फैसला नहीं ले सकते कि उसने किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप को पेरेंटिंग की तरफ जाएं, सो दैट आपके बच्चे ना बटें। एब्सोल्युटली। अगली किताब पे आते हैं, द मैजिक ऑफ टाइम। मलाइका, इसके बारे में बताइएगा। ये भी नॉवल है, फिक्शनल नॉवल है ये। ओके, और It's ये magic है। कब लिखी थी? ये मैंने लिखी थी 17 एज में। ये लिखी तो मैंने बुक 12 ईयर से स्टार्ट की थी ना, तो साथ साथ में लिखती रहती थी, बट पब्लिशिंग जो है वो 17 एज से स्टार्ट की और पब्लिशिंग आपने एक साथ ही कराई, बिकॉज जिस तरह हाँ वो जी। सारा मुझे नजर आ रहा है कि पीछे आपकी बाकी किताबों का टाइटल्स और फ्रंट पेज, तो दैट क्लियरली शोज कि आपने इकट्ठे पब्लिश कराया है। हाउ डज इट फील टू लूज एवरीथिंग? ये फ्रंट पे बटरफ्लाई है। यस। ओके, अच्छा, मैं देख रही हूँ सारे किताबों के जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। Thoughtful। ये भी क्या आप खुद ही डिसाइड करती हैं, आइडिया आपका होता है, देन आप इसके ग्राफिक्स को डिजाइन करती हैं? जी। ये सारा खुद ही मैं डिजाइन करती हूँ, इसके जो ग्राफिक्स वगैरह। अच्छा, ओके। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रही हैं वैसे? अभी मैं BS डर्मेटोलॉजी कर रही हूँ। डर्मेटोलॉजी कर रही हैं और साथ में लिखने का शौक भी पूरा पूरा हो रहा है। अभी भी कुछ लिख रही हैं इस वक्त भी कुछ? बेसिकली अब मैंने आउटलाइनिंग कर रही हूँ एक बुक की। इसके अलावा मैं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखना सीख रही हूँ कि मैं Okay. उसमें। अच्छा, ये आई है जी एक बहुत और इंटरेस्टिंग सी मेरे पास, 100 कोट्स टू रिमूव स्ट्रेस इन लाइफ। और ये 100 कोट्स आपके अपने हैं? जी। ओके, कोई रैंडमली मैं इसमें से कोट एक पढ़ता हाँ, हूँ। चलें जी। Taking a deep breath, looking at your way and keeping going is the best solution to live a healthy life. Very nice. तो ये तो जबरदस्त। हमें तो एक एक कोट और वैसे रैंडम कोई अब हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर कोई रैंडम कोट आता है तो वो आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी। हम अक्सर ऐसे चूज करते हैं। आपके चूज करूँ एक? नो प्लीज। ऐसे करके करूँगा। नहीं, मैं आगे करना- चलें, ठीक चलें, है। लेट्स सी मेरे लिए क्या आता है। हम गेम खेलना The storm I'm facing is not bigger than my strength. आते आजे। लेकिन फिर आपने कहा तो फिर यही आता है तूफान जिंदगी के। और चले दूसरा देखते हैं क्या आता है। ओके, ये किसके लिए है? ये मेरे लिए। ये सभी के लिए है। ये भी मेरे लिए है। ओके, I only trust myself to navigate any challenge. बिल्कुल ठीक है। एक सभी ने एक और गेम अच्छी चल रही है। एक और। ओके, तीन अच्छा लास्ट है। Yesterday is not in your hand. Tomorrow can never be. You have today. Don't let it slip. ओह माय गॉड से देखिए तीनों वही आई हैं जो कि मैं हूँ, मैं खुद ही हूँ। ठीक अब है, एक मेरे लिए और करेंगे? आपके लिए आपका एक हो गया ना, अब दो और हैं। और है। चलें जी। ये तो आप वाला ही आ गया है। Want to die. What if you still don't find peace after that? बताएं, गिले हर वक्त,
ओके, ये हो गया, वो हो गया, तो अब बताएं अब क्या करूं, अगला पढ़ने दो ना। अगर उधर भी सुकून ना मिला तो दूसरी ऑप्शन है भी नहीं, जाना होता ही है। The whole mess is due to your mind, your entangled thoughts। या मलाइका ये क्या सोच के लिखे हुए सारे, I mean so relatable। ओह माय गॉड, जो 3 कोट्स इन्होंने पढ़े वो एग्जैक्टली मेरे पे फिट आते हैं, और जो 3 कोट्स इन्होंने पढ़े वो एग्जैक्टली इन पे फिट आते अच्छा, हैं। अब एक और पढ़ते हैं और मेरा नाज़रीन ख्याल के है लिए। इससे सब यहाँ पे जितने लोग जानते हैं ना हम दोनों को, वो एग्री करेंगे। सो बाकी आप भी वो डिस्क्लेमर दे दें, महज इत्तेफाकन। ये सब कुछ महज इत्तेफाकिया है। एक और पढ़ते हैं आपके लिए, व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के लिए, Life is not as hard as you are assuming. Maybe your angle to look at it is wrong. I think ये भी ऑडियंस पे मैं वही बता रही हूँ कितना अच्छा सबके लिए जाता है, क्योंकि ये ये generic मतलब था। आपको आते गए थॉट्स, आप लिखती गई और फिर आपने कंपाइल किया, क्या हुआ? हाँ जी, ऐसे ही है। जब मैं 12th से स्टार्ट करना लिखना स्टार्ट किया था तो डायरीज थी, छोटी छोटी डायरीज, उसमें जो जहन में आता था मैं वो लिख लेती थी। फिर वो सब मिलकर 12-13 आगे लिखती रही। मैं स्टडीज़ के साथ साथ ही इसको मैनेज किया। फिर मुझे 17 में पता चला कि बुक पब्लिशिंग करते हैं हम, इंटरनेशनली कर सकते हैं, वो सारा कुछ सीखा। फिर जो जो मैंने लिखा हुआ था वो सारा कंपाइल करके तो बुक्स बन गई। वंडरफुल। और अभी डर्मेटोलॉजिस्ट आप बनेंगी इंशाल्लाह, और साथ साथ लिखारी के तौर पे भी नजर आएंगी हमें, लिखेंगी। और अभी बिल्कुल ज्यादा इंशाल्लाह। पोइट्री लिखेंगी या के नॉवेल्स? दोनों साथ मिक्स, जो जो जहन में आया वो लिखूंगी। ओके जी। यानी जहन में बहुत से ख्यालात आ भी रहे तो वो होते उस हैं, टाइम पे, अच्छा ये भी, अच्छा मैं मैं सिर्फ इसमें इनके पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी, Absolutely. क्योंकि हमने अपने बच्चों को हम सिखाते नहीं है बचपन से कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कभी। सो ऑब्वियसली जब बच्चे एक्सप्रेस नहीं करते तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में क्लियर नहीं हो पा रही होती। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें, उनके टैलेंट को पहचानें और अपने बच्चों को बताएं कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस। Yes. वो अब हर कोई अपने तरीके, कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, वो आर्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, राइटिंग की फॉर्म में, वर्बली कम्युनिकेशन में, या आप जनरली अपने बच्चे को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इसी तरह से हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाया जाए। दैट्स इट। हाँ, बस मैं चाहता था सभी जो कुछ अवार्ड्स हैं इस पे बात कर लें। एक लिटरेचर टाइम अवार्ड 2025 एंड ग्लोबल रिकग्निशन अवार्ड 2025, ये तो इसी साल आपको मिले माशाल्लाह। अब जो ग्लोबल यूथ अवार्ड है, ओपन एजुकेशन अवार्ड, इसके लिए नॉमिनेट है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइएगा। बेसिकली ग्लोबल यूथ अवार्ड जो है वो उन लोगों के लिए, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एजुकेशन है, इनोवेशन है, क्रिएटिव कैटेगरी है। सो मैंने क्रिएटिव के लिए नॉमिनेशन हुई है मेरी। और ये भी इंटरनेशनल, आई गेस कैलिफोर्निया का है। उसके अलावा फॉयल पोइट अवार्ड भी एक है जिसमें नॉमिनेशन है, इट्स फॉर द पोइट, यंग पोइट्स लाइक 20 से जो बिलो हैं। उसके अलावा ओपन एजुकेशन अवार्ड है, इसमें भी कैटेगरीज हैं जिसमें क्रिएटिव कैटेगरी में मेरी नॉमिनेशन हुई है इंटरनेशनल। चलें मलाइका, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, स्पेशली फैसलाबाद से आप आई हैं आज हमारे शो के लिए। वी ट्रूली ऑनर्ड। और जिस तरह हम बात करें कि एट दिस वेरी यंग एज माशाल्लाह इतना लिखना, इतना काम करना, एंड उसको रिकग्निशन भी मिलना इंटरनेशनली, इट्स रियली अमेजिंग फॉर अस। अब वाइंड अप करेंगे सेगमेंट, लेकिन सभी आप एक और पढ़ना चाह रहा था। अल्लाह, चलें। Stress can never overcome me because I rarely listen to my heart. ओह माय गॉड। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इससे पहले कुछ और रेलेवेंट निकल आए। स्टे विद अस। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड का मुल्क, और जब हम इसकी बात करते हैं, ऐसे में हम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बात करें और काश्तकारों की बात करें, उनके मसाइल की बात करें, तो आज हम खादों का जिक्र करेंगे कि खादों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। जब हम खुराक की पैदावार की बात करते हैं उसमें जो 50% रोल है वो खाद का है, यानी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खादों की फराहमी। और ऐसे में अगर हम एक सिर्फ इदारे की बात करें, फौजी फर्टिलाइजर्स की, तो सोना की जो 42 लाख टन जो खादें हैं वो मुल्क भर में पहुंचाई जाती हैं। दैट
इज एक्चुअली 60% जो खादें हैं सप्लाई की जा रही हैं। इन खादों में सोना यूरिया है, सोना DAP है, सोना MOP है, सोना जिंक है, सोना बोरान है और ज्यादा अफादियत वाली सोना यूरिया जिंक कोटेड, सोना यूरिया नीम कोटेड और सोना बोरान DAP शामिल है। मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि हम सोना यूरिया की बहुत बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी शोबे के जो एक्सपर्ट है वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों और का असर जो है एक तरीके से जो फसलों की कम पैदावार है या बेहतर पैदावार किस तरीके से हो सकती है। तो आज हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी हेड ऑफ फार्म एडवाइजरी सेंटर मरदान है जी डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से ही आपसे बात जरूर करना चाहेंगे बिकॉज हमने बहुत तबाही देखी है फसलों की थ्रू आउट। हमें नहीं पता कि हमारा किसान किस तरीके से अब आगे सरवाइव कर सकेगा और आगे हमें किस तरीके से, अगर यही सूरत हाल हर साल रहती है तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे सामने। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ज़राअत को मुतासिर किया है और आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए जी, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन 10 ममालिक में आ रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब उसमें हमारा हिस्सा तो 1% से भी कम है। क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें हमारा हिस्सा बहुत कम है, लेकिन हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अभी हालिया बारिशें आप देखें, उसमें तबाही हुई है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है, पंजाब सारा डूबा है, सिंध में तबाही हुई है। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से हमारी ज़राअत बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। पिछले 50 सालों में तकरीबन हमारा 6 डिग्री जो है वो टेम्परेचर राइज हुआ है, ज़्यादा हुआ है। अब उसकी वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और अनयूजुअल हो रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राउट या खुश्कसाली को हमें फेस करना पड़ रहा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी ज़राअत जो है डायरेक्टली मुतासर हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इम्पेक्ट आप देख रहे हैं वो ये होता है कि जी हमारी जो गर्मी का मौसम है वो एक्सटेंड कर गया है, वो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है और सर्दी का मौसम बहुत कम हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़राअत को थ्रेटन कर रही हैं। जब फसलों की पैदावार कम होगी वो एक तरफ हमारी आबादी में इजाफा तो हो ही रहा है, बिल्कुल, तो डेफिनेटली फिर हमें फूड सिक्योरिटी का इशू आएगा। तो इसको टैकल करने के लिए हमें जो इक़दामात हम कर सकते हैं वो ज़्यादा इफ़ादियत वाली खादों का इस्तेमाल जो है वो अगर हम करें तो इस तरीके से हम अपनी जो पैदावार है ज़राअत की उसको बेहतर कर सकते हैं। और ऐसे में जो क्रॉप पैटर्न्स चेंज हुए, चूँकि आपने खुद भी कहा ना कि समर का ड्यूरेशन बढ़ गया, हम देखते हैं कि सर्दियाँ श्रिंक हो गई, हमने स्प्रिंग में बर्फ़बारी भी देखी, जहाँ दरख्तों पे फूल हैं वहाँ पे हम सब बर्फ़ भी देखते आए हैं। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सा माहौल रहा है। अब ऐसे में सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज को समझते हुए हम और कौन से स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं? एक तो आपने खादों की बात की, बट और कौन से स्टेप्स हैं बिकॉज क्रॉप पैटर्न्स आर चेंजिंग? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें माहौलियाती तब्दीलियाँ जो है ना उनको समझना चाहिए कि जी ये हैं और इनके साथ ही हमने रहना है। जैसे हमने कोविड के साथ मुकाबला किया, इस तरह इसका भी मुकाबला हमने करना है, ये आ चुकी है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ऐसी अक़साम को तैयार करना है कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर रिजिलियंट हों। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। फिर इसके साथ और जो चीज़ें हैं कि हमें मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करना चाहिए और बेहतर अफादियत वाली खादों का इस्तेमाल। अब मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल से ये होगा कि हमारी जो फसलें उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होगी। वो ज़्यादा टेम्परेचर है या ज़्यादा बारिशें हैं या ज़्यादा सर्दी है या ज़्यादा गर्मी है, उनके असरात से वो अपने आप को बचाने के काबिल हो जाएंगे। और ऐसे में जो खादों की अफादियत की हम बात करते हैं, जो आप जिक्र भी कर रहे थे, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? और क्या खादों की जो बात हम करते हुए बात करते हैं कि उसकी अफादियत जो बढ़ती है, कहीं उससे डिस्टर्बेंस तो नहीं होती हमारी सॉइल की, हमारे इन्वायरमेंट की? चूँकि हम अक्सर ये बात करते हैं ना जी ऑर्गेनिक खाना, सो क्या खाद से कोई ऐसा मसला तो नहीं होता? जैसे कि आपने खुद शुरू में बताया कि जी जितनी भी फसलात हैं उनकी पैदावार में 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो खादों का है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब
आप रब्ता कर सकते हैं। मुल्क में तकरीबन 100 सोना सेंटर्स है। इसी तरह हमारे जो डीलर्स हैं उनकी तादाद कोई 3,500 के करीब है। उनके ज़रिए से आप हम तक पहुंच सकते हैं। फिर हमारे एग्री सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, 27 के करीब हुए हैं पाकिस्तान में, उनके ज़रिए से हमें रब्ता किया जा सकता है। अब सबसे बढ़ के ये है कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद क्वेश्चन आंसर का एक पूरा वो सिलसिला मौजूद है। आप वहाँ पे अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर लिख के वहाँ पे लिख सकते हैं कि जी मैंने अपने ज़मीन का तजिया करवाना है। और इसके अलावा एक हमारी हेल्पलाइन है 0800000232। तो इसके ऊपर भी अगर काश्तकार रब्ता करें हमसे तो हमारे माहिरीन खुद जाके अपनी निगरानी में नमूने लेके लेबार्टरी को भेजेंगे। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी उनको उनके डोर स्टेप पे पहुंचाएंगे और इसकी कोई कीमत नहीं होती। कोई ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है जो आप लोगों की तरफ से लिया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल टेस्टिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज़मीन का तज्जिया, ताकि आप मालूम हो जाए कि वहाँ पे किस चीज़ की कमी है। सर क्या ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर गंदम की फसल लगाई है और गंदम की फसल जब आपने काश्त कर ली उसके बाद दोबारा टेस्ट कराया जाए, और इसी तरह से जब राइस के बाद, क्या हर फसल के बाद टेस्ट कराना चाहिए? क्योंकि हर फसल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ज़मीन से, और एक ज़रा पैटर्न भी होता है ना कि अभी आपने ये लगानी है फसल, फिर आपने ये फसल लगानी, तो उससे ज़रा सॉइल बैलेंस भी रहती है। एक तो ये बात, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि बिलखुसूस जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है वो तबाही तो आई है वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्लड्स आने के बाद जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है उसमें इजाफा होता है, वहाँ पे फसल अच्छी होती है, तो क्या फिर भी टेस्ट कराना चाहिए कि अब क्या रिक्वायरमेंट है इस ज़मीन की? जी आपने जो बात की ना कि हर फसल के लिए अलग से टेस्ट, इसकी तो मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर 2 से 3 साल में एक दफ़ा भी टेस्ट करवा लिया काफ़ी जाए है, तो वो काफ़ी होता है। आपको अंदाज़ा होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर इतनी को बहुत ज़्यादा जल्दी तब्दीली आती नहीं है। असल में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा हमारी ज़मीनों में कम है। वो तकरीबन 0.5% से भी कम है, ठीक है, और होना चाहिए 2 से 2.5%, ये जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। सही। अब इसमें हमारे काश्तकारों का कसूर है भी और नहीं भी। हम पहले तो वो डालते थे, अब वो उतना मिकदार में डाल नहीं पा रहे, लेकिन कुछ वजूहत ऐसी हैं कि हमारी ज़मीनें बनी हैं चूने से, कलकेरियस साइल्स हैं, फिर हमारे यहाँ बारिशें कम होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं इनकी वजह से वैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जलता रहता है, कम हो जाता है। अब जो सैलाब वाली आपने बात की, बिल्कुल ये ठीक है कि जिन इलाकों में सैलाब आता है वो असल में दूसरे इलाकों से ज़रख़ेज़ मिट्टी को अपने साथ लेके आता है, और वो कहीं उसकी सिल्टिंग हो जाती है तो उसमें ग़िज़ाई अनासर अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट इसलिए करवाना चाहिए कि आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मकई की फसल काश्त करनी है तो उसकी खुराकी ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। सही। पोटाश उसको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, फिर फास्फोरस ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, तो उसका टेस्ट करवा के अगर आप खादों का इस्तेमाल करेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, ज़बरदस्त सर, ये बहुत बेहतरीन काम है जो कि आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। आई एम श्योर कि इससे काफ़ी फ़ायदा हमारे किसानों को होगा। और हम जब ये कहते हैं ना, जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान वैसी एग्रीकल्चर कंट्री है, और जो हमारे किसान हैं वो आपकी किसी भी मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की, एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारी बैकबोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमने किस तरह से इस चीज़ को मेक श्योर कि आप किसान को सपोर्ट नहीं करें, आप बेसिकली वो जो अनाज आप तक आना है ना, आप उसके लिए रसाई पैदा करें, उसके लिए आप रास्ता बना रहे हैं। अदरवाइज अगर हमने इन चीज़ों पे बर वक्त काम ना किया और यही क्लाइमेट चेंज के असरात अगर हमने थ्रू आउट देखे और फौरी इकदामात और प्रिकॉशंस ना ली गई किसी भी किस्म की, तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि जाहिर है दुनिया भी उसको फेस कर, लेकिन जिस तरह से हम फैक्ट्रीज़ में सबसे पहले आ रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इकदामात लेने की ज़रूरत है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
8 बजे से 9 बजे तक के लिए शरारत के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पमालिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, लेज। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं है, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेनू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। रेस हो जाए? नहीं, अम्मी ने मना किया। ओके। इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए? लेज़ बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट, टैंगी, स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। Hey girls, सब ready? Next contestants. Oh no, मेरे बाल। Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb। मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable। Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready। Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ? पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटी का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ? पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटी का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जब वक्त बदल रहा होता है तो हम कहते हैं हमें अपने आप को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ऐसे में जब मौसम बदल रहा होता है, अपने आप को बदलने की कोशिश मत करें, लोग कहेंगे आप बदल गए हैं। हाँ वैसे ये बात सही है, लेकिन एक अच्छा चेंज तो वैसे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप ये बात बिल्कुल ठीक है कि हजम नहीं होता लोगों को। तो अच्छा आप तो बदल गए, अब तो आप इनकार कर देते हैं, अब तो आप मिलते कम है और ये सारे मामलात होते हैं। लेकिन चलें, जब मौसम बदल रहा होता है तो हमारी स्किन का टेक्सचर भी चेंज हो रहा होता है। और पिछले साल की निस्बत इस साल की अगर बात की जाए तो मेकअप ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से हमने बदलते हुए देखे हैं। मैं शोएब इस तरह ब्राइडल मेकअप की बात करूं तो उसमें भी अब वो जो जब तक एक हैवी मेकअप नहीं होता था तो कहा जाता था ये ब्राइड नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। कि मेरा इस बात से मैं सिर्फ डिसएग्री करती थी कि अगर कोई कम मेकअप करके आ रहा है तो वो ब्राइड क्यों नहीं है। आई मीन ब्राइड और हर एक की चॉइस है, वो स्टैंड आउट करती है। लेकिन अब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हर तरह की लुक को एक्सेप्ट किया जाता है। जिसको हैवी लुक पसंद है वो हैवी मेकअप करवाता है और वो भी बहुत प्यारी लग रही होती हैं। लड़कियां इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं। ऐसे में कम मेकअप
और एक डिफरेंट लुक क्रिएट करना, वो भी जाहिर है वो बच्चियां बहुत बहुत अच्छी लग रही होती हैं। सो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल रूटीन का मेकअप क्या होना चाहिए और साथ ही में ब्राइडल मेकअप किस तरह से एक साल के अंदर हमने चेंजेस देखे कि 2024 में क्या था और 2025 में क्या और 2026 में हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट हैं फराह हैदर। अस्सलाम वालेकुम फराह साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक फराह साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये क्या 2024 से 25 तक ये जो ट्रेंड्स मेकअप में चेंज हुए हैं या आपको भी बहुत सही से मतलब फील हुए हैं? बिकॉज आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे, स्पेशली ब्राइड्स आती होंगी और वो कहते होंगे नहीं ये मेकअप लुक नहीं, अब हमें ये मेकअप लुक चाहिए। बिल्कुल जी, आजकल आपको पता सोशल मीडिया का सारा वो दौरे बड़े अव्वल के अंदर लोग बड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंटेज है, सबसे मेन चीज। एक्चुअली लोग कहते हैं ना आके कि हमें नो मेकअप लुक चाहिए, तो लोगों को एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में सबसे जो बैड इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटीज के ऊपर है कि कोई एकेडमी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर टीच किया जा सके मेकअप को, कि मेकअप जो नो लुक आके लोग मांग रहे हैं एक्चुअल वो आपकी होम केयर रूटीन है। जितना आपका फेस साफ होगा, जितना क्लियर होगा आपका, उतना आप वन बेस लगा सकते हैं उसके ऊपर लिक्विड। पहले जमाने में के अंदर क्या होता था कि अगर आपके स्कार्स हैं, पिंपल्स हैं, और आज भी उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते कि नो मेकअप लुक लोग आके दिखाते हैं आपको कि ये वाली पिक्चर, तो बहुत सारे आपको पता फिल्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वो ओरिजिनल चीज उस तरह नहीं होती। कि मेकअप जो है, मेकअप एक आर्ट है जो आपकी बनावट करता है, जो आपके फीचर्स हैं सिर्फ उनको जस्ट इनहेंस करता है, ना कि हम सर्जरी तो कर नहीं रहे। हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम कोई जादूगर तो है नहीं कि जो बिल्कुल यूं करेंगे और बिल्कुल उसका फेस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये अकेडमीज होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को बताया जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर क्लास के अंदर एक खवातीन के लिए स्पेशल एक क्लास अरेंज की जाए जिसमें उनके बनाव सिंगार के ऊपर हल्की फुल्की क्लास दी जाए। अब लोग जो आके कहते हैं हमें नो मेकअप लुक चाहिए, तो नो मेकअप लुक क्या होती है कि अगर आपकी होम केयर रूटीन अच्छी है, आप अच्छा मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, आप अच्छा घर के अंदर अच्छी उसकी केयर कर रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट तो जो चेहरा आप लेके जाएंगे उसके मुताबिक आपको मेकअप करेगा। और फिर अगर देखें आपकी स्किन पे अगर ज्यादा टेक्सचर है और आपको एक ग्लास स्किन इफेक्ट चाहिए और फिर उसमें आपको नो मेकअप ग्लास स्किन इफेक्ट चाहिए जो डिमांड्स होती हैं अक्सर क्लाइंट्स की, तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी स्किन का टेक्सचर तो दिखेगा। लोगों को ये लगता है के लिए आपको हैवी बेस का इस्तेमाल करना है। लोग ये समझते हैं कि हम मेकअप आर्टिस्ट के पास आ गए हैं, हमने इनको पे कर दिया है, अब बस भी ये बिल्कुल ग्लास स्किन कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये रियलिटी है बट कड़वा है, सच है मगर कड़वा है। क्योंकि जब आप स्किन आपकी इतनी डिहाइड्रेट हुई हुई होगी, आपकी इतनी ड्राई होगी, मेकअप आर्टिस्ट कितना मॉइस्चराइजर 1 सेकंड के अंदर लगा के आपको खूबसूरत बना सकेगा। बट जो भी वो आता है क्लाइंट, हम उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी भी आजकल जितनी यंग जनरेशन है उनको चाहिए वो पानी का इस्तेमाल करें। जो डाइटिंग कर 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 करके लड़कियों ने बिल्कुल अपनी स्किन का वो तबाहियां मचाई हुई हैं। इतनी ड्राई स्किन होती है, पिंपल्स देखें। अगर आप कहते हैं लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा रुझान है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल की अगर आप थ्योरी उठा के देखें तो उसके अंदर भी कि आप लिक्विड बेस लगाएं लिक्विड। लेकिन आप बाहर के ममालिक का देखें, वेदर देखें, वहां कोई पोल्यूशन नहीं है, वहां कोई उस तरह डस्ट नहीं है, लोगों के चेहरे बिल्कुल साफ हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने कोई ऐसी क्रीम छोड़ी नहीं है जो फेस के ऊपर नहीं लगाती खवातीन चिट्टा होने के लिए। चिट्टा कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान का ना, वो स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। फिर आपके अगर फ्रैकल्स हैं, आपके अगर बहुत ज्यादा स्कार्स हैं, खड्डे हैं, आपने खड्डों को कैसे फिल करना है, आपने अपने स्कार्स को कैसे इनहेंस करना है, आपने अपनी जितनी पिगमेंट्स हैं, प्रॉब्लमेटिक स्किन है, आपने उसको अगर छुपाना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी हैवी कवरेज देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हैं। लेकिन जो ग्लास स्किन वाली लड़कियां आती हैं वो आप जैसे हमारी पाकिस्तान की जो टॉप सेलिब्रिटीज एक्ट्रेस हैं, आप उनके मायरा का आप देखें फेस, उनको आप मेकअप करेंगे तो उनको आप कुछ भी लगाने, उनकी स्किन वैसे ही इतनी ग्लो करती है कि आप जस्ट एक लिक्विड फाउंडेशन लगाएंगे तो वो स्किन केयर है ना। देखिए स्किन केयर जब आपकी होती है तो आपको मेकअप वाकई आपको बेस बड़ी मिनिमल से आपको लगानी होती है और वो बस आपने स्प्रेड करनी है। दैट्स इट, कि आप वाकई जो आपको थोड़ी सी फ्रेश लुक दे दे। जी। और अभी आजकल तो इतनी अच्छी बेसिस आ गई हैं, इतने अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं और बड़ा तरक्की कर गया है इस ब्यूटी फील्ड की। ब्यूटी फील्ड क्या है? फैशन है। और फैशन के अंदर इतनी बेसिस आ गई हैं कि अब लिक्विड बेसिस जो है आपको 100% HD कवरेज दे रहे हैं।
तो अब आपको उस तरीके से वो जो हम पहले पेन केक लगाते थे, बहुत लेयर्स करते थे, और आजकल लड़कियां जो भी आती हैं वो डिमांड ही ये करती हैं कि हमें नो मेकअप लुक चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि ब्राइडल सीजन है, स्टार्ट है, अरूज पे है, तो आप जो भी आपका ब्यूटिशियन है, जिस भी एरिया से आप लोगों का ताल्लुक है, आप अपनी ब्यूटिशियन से जाके पहले कंसर्न करें, अपनी स्किन दिखाएं, वो आपको बताएंगे आपको हाइड्रा फेशियल लेना है या नहीं लेना। अब इतना ट्रेंड हो गया है कि अगर एक बिल्कुल ग्लास स्किन बंदा आ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है उस लेडी को या उस लड़के को कि वो अपना हाइड्रा फेशियल ले। हाइड्रा फेशियल देखें बिल्कुल सक कर देता है आपको, बिल्कुल मॉइस्चराइजर भी खत्म कर देता है, उसके बाद भी आपको फिर मॉइस्चराइजर क्रीमों के लगाने के। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम जाते हैं हेयर कलर कराने के लिए, हम कहते हैं कि हम जो है वो हमारे ग्रे कर दें बाल, जो फैशन है आजकल, उसके बाद हम होम केयर रूटीन को इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से हाइड्रा अगर आप कराते हैं, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती है, आपको नाइट उसके अंदर सीरम्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जो अकॉर्डिंग टू आपका डॉक्टर या जो भी ब्यूटिशियन आपको सजेस्ट स्किन टाइप ज़रा वो डिटरमिन हो रहा होता है। अच्छा, इससे पहले आपने कहा ना कि हमको जादूगर नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं उसमें शक्ल पहले दिखाते हैं ना जो, बिल्कुल, और उसके बाद यूं करते हैं ब्यूटिशियन, और उसके बाद जो आता है बंदा कहता है ये है जो धोखा हो रहा है ब्यूटी पार्लर्स में, सैलून्स में। जादूगर तो है नहीं, वो देखिए जादूगर ही करते हैं आप लोग, किसके साथ होता है? दूल्हे के साथ। नहीं, वो धोखा देखें इस तरह। अब आजकल उस तरह का मेकअप नहीं चल रहा कि बहुत लेपा तोपी और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी आप लिक्विड फाउंडेशन लड़कियां कहती है लगाएं, लिक्विड अब ब्लश ऑन आ गए हैं। मैं बार बार ये लोगों को कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी तकरीबन 100+ स्टूडेंट्स मेरे सैलून के अंदर सीखते हैं। मैं एक एजुकेट भी करती हूँ मेकअप को, तो मैं लड़कियों को सबसे पहले यही बात सिखाती हूँ कि आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट करें, अपनी बातों से उनको बताएं, उनको समझाएं कि देखें आप ये जो चीज आप लेके आ रहे हैं वो फिल्टर है। जो रियल मेकअप है, देखें मेरे ओपन पोर्स हैं, मेरी बड़ी प्रॉब्लमैटिक स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, देखिए मैंने बेस लगाई है, मेरे अभी भी ओपन पोर्स नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी फिल्टर लगा के, तो बिल्कुल मेरी स्किन जो है वो ग्लास हो जाएगी। तो ये रियलिटी है कि अगर आपको ये ग्लास स्किन अगर आपको करनी है, आपको अपना फूड अच्छा करना पड़ेगा, आपका जो जितने भी आप पानी पिए, आप अपने विटामिन लें। आपको देखिए 30 के बाद तो वैसे ही आपको विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है, खवातीन को भी और सारे जितने भी लोग हैं। लेकिन हम उस तरह नहीं करते, हम कहते हैं बस हम पैसे जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान में काम भी ऐसा है कि हम इस तरह, देखिए रियलिटी क्या है, हमने जो खवातीन हैं उन्होंने घर के काम भी करने हैं, उन्होंने बाहर जॉब भी करनी है, मेरे बच्चे हैं अभी, और मैंने सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ और उनको मैंने नाश्ता बना के देना है। बच्चे नहीं मेड के हाथ का खाते, आपने उनको तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उसके बाद पूरे घर का बाकी आपने ये रियलिटी है। जब आप इतने काम कर रहे होते हैं तो फिर हम उस तरीके से अपनी केयर भी नहीं कर सकते। तो लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ खवातीन जब आप कमाती हैं, बाहर जाती हैं, जितनी भी जॉब करने वाली खवातीन है, तो वो जरूर एक दिन अपने लिए निकालें कि आज 29 दिन इन लोगों के लिए, आज एक दिन मेरे लिए। अपने वो किसी स्किन वाले डॉक्टर को चेक कराएं, अपनी अच्छी फूड के ऊपर तवज्जो दें, और वो दिन बस उस दिन वो खुद चिल करें। अच्छा फरा, अब जिस तरीके से ब्राइडल मेकअप हम देख रहे हैं, वो कितना देखें चेंज आ गया, चेंज हो गया कि अब वाकई अगर जीरो मेकअप नहीं भी तो ये भी है, अब लड़कियों की डिमांड होती है कि लाइट से मेकअप की तरफ वो इसलिए कि जो पेन केक्स का हम इस्तेमाल करते थे पहले, हम स्टिक का इस्तेमाल करते थे, अभी स्टिक कहीं कहीं आपको अब ना प्रोफेशनल कोर्स, लेटेस्ट कोर्स, एडवांस कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। अब जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अब स्किन केयर को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है, और अब सैलून ऑनर्स भी मैंने देखा है बड़े अच्छे ब्रांड्स के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ कि बदकिस्मती है, हमारे आज भी टॉप मेकअप आर्टिस्ट जिनका बहुत नाम है पाकिस्तान के अंदर, वो आज भी उस चीज से नहीं निकल रहे कि वो आज भी स्टिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में कुछ ऐसी एकेडमीज नहीं है जो एडवांस कोर्सेज बताएं, जो फैशन को बताएं कि फैशन में ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है। अब उनके जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो तो उसी स्टिक के ऊपर ही आज भी हैं। अच्छा, आपने इस दौरान एक लफ्ज यूज किया HD मेकअप, मैं नहीं जानता इससे मतलब, तो प्लीज अगर आप एक्सप्लेन करें व्हाट इज HD मेकअप। लोग ये जो हाई कवरेज होता है ना, उसको HD मेकअप कहते हैं। वो ये होता है कि अगर आपके पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, आपकी स्किन के ऊपर बहुत बड़े गड़े हैं, बहुत, आप पंजाब वाली साइड पे जाएं, मुल्तान से उस साइड के ऊपर, तो आपको बहुत गड़ों वाली स्किन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के जो पिंपल्स निकलते हैं, कोई अगर दाना निकला है, एक्ने निकल आता है, तो वो उसका ट्रीटमेंट बर वक्त नहीं लेते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता बिगड़ता वो पूरा एक गड़ा बन जाता है। उस गड़ों को फिल करने के लिए HD फाउंडेशन अब लिक्विड भी आ गई है और मैट में भी आ गई है। वो बिल्कुल प्लेन कर देते उस गड़े को? नहीं, वो इस तरह नहीं है, मेरे भी ओपन पोर्स हैं, मेरे अब शायद टीवी में अगर गौर से अगर करीब से दिखाएं तो वो नहीं, ग्लास स्किन, वो शायद कुछ फिल्टर आप लोगों ने भी लगाया हुआ हो, अदरवाइज नजर आता है। लेकिन वो ये कि नहीं, आप छुपा नहीं सकते, आप किसी चीज को आपने हाइड ही कर दिया, सारी आपकी अपनी पर्सनैलिटी डाउन कर दिया। ये बड़ा अच्छा आपने बात की कि आप छुपा नहीं सकते उसको।
Because makeup means to enhance your feature and enhance your face, not to change your ऐसे face. ही है, ऐसे ही है। तो आप कैसे, अगर बिल्कुल आप पेंट कर देंगे, तो आप अगर पेंट कर देंगे तो जब खोल आप उतरेगा मेकअप तो अगला बंदा डर जाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने फीचर्स को इनहेंस करें, ना कि आप पेंट कर लें अपनी स्किन के ऊपर। तो इसलिए आजकल जितनी भी ब्राइड्स आती हैं वो कहती हैं हमें जीरो मेकअप लुक चाहिए, लेकिन जीरो मेकअप लुक के लिए आपकी स्किन भी ग्लो करनी चाहिए, आपकी स्किन भी चमचम करनी चाहिए कि पानी आप पिएं, आप अच्छा फूड खाएं, आप अच्छी क्वालिटी की चीजें आप खाएं। जब आप समोसे पकोड़े खाएंगे, इतने पिंपल्स होंगे, तो डेफिनेटली मेकअप आर्ट, देखिए मैं 1 लाख रुपया जब चार्ज कर रही हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो मेरे उस ब्राइड की ये डिमांड है कि मुझे बिल्कुल आउट क्लास आपने मेकअप करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले उसके जितने भी गड़े हैं, स्कार्स हैं, या जो जहां जहां उसके डार्क सर्कल्स हैं, मैं उनको सबको पहले छुपाऊंगी, उनको हाइड करूंगी, उसके बाद मैं लिक्विड फाउंडेशन का इस्तेमाल करूंगी। देन अगेन जो आपने बात की कि हाइड भी देखिए एक हद तक किया जा सकता है, अगर वहां पे वो टेक्सचर है, वहां पे वो निशान है, पिंपल है, गड़ा है, तो वो एक हद तक उसकी कवरेज है, लेकिन वो ये कि वो खूबसूरत अच्छा लग, देखें आपने बालों को अच्छे तरीके से अपना, आप घर के अंदर से भी तो सफाई तो निस्फ ईमान है, आप अपने बालों को अच्छा सा संवारें। जरूरी नहीं आपने बहुत हैवी हेयर स्टाइल करने हैं या बहुत हैवी बेसिस लगानी है। अब डेली बेसिस पे जो जॉब के लिए खवातीन जाती हैं, अब तो लिक्विड फाउंडेशंस आ गए, अब तो आप बीबी क्रीम्स आ गई, आप उनको हल्का सा लगाएं और आप ना ब्लश ऑन लगाएं और आपको पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं। तो जब आप किसी इवेंट पे जाते हैं तब आप इतनी बेस लगाएं, क्योंकि आपको उसके बाद भी उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मेकअप को आपने उतारना है तो आप मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें। तो हम इतना लाख रुपया दे देंगे सैलून्स में जाके, बट हम एक अच्छा रिमूवर घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब मेकअप आर्टिस्ट घर जाके तो नहीं आपको होम केयर रूटीन बता सकती। तो आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, आप मेकअप को मेकअप रिमूवर के साथ उतारें, तो कभी भी आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। अच्छा, स्किन प्रेप कितनी इंपॉर्टेंट है? मेकअप से पहले प्रॉपर स्किन प्रेप होना, ये नहीं कि बस आपने मुंह धोया और मेकअप अप्लाई कर दिया। नहीं, आप जब आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, वो स्किन चेक करता है। आप उसको हाथ लगा के चेक करते हैं कि ये ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, उसके मुताबिक आप प्राइमर यूज करेंगे, उसके मुताबिक आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे, और उससे ही रिलेटेड आप लिक्विड बेसिस या मैट बेसिस का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है, ये तो बड़ा जरूरी है। 100% मॉइस्चराइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बेस अच्छे तरीके से। ये देखें, जब आप 30 अबव 30 जाती हैं खवातीन, तो उनको फाइन लाइंस का मसला, एंटी एजिंग का मसला शुरू हो जाता है, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। जितना आप रात को अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के सोएंगे, आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी सारा। ओके, अच्छा एक चीज और भी स्पेसिफिकली ब्राइड्स के पर्सपेक्टिव से सवाल करूंगा। फॉर एग्जांपल किसी की शादी है नवंबर में, आप चूंकि अभी उसके पास 1 महीना है, सो आप क्या 1 महीने की इससे रूटीन बता सकती हैं या सजेस्ट करते हैं कि ब्राइड जो है पहले आए आपके पास अ मंथ बैक और सो, कि आप उसे गाइड कर सकें कि व्हेन यू शुड गेट अ हाइड्रा फेशियल, जरूरत है नहीं है, इस महीने आपने क्या रूटीन रखनी है, ताकि जब आपका मेन डे हो तो मैं उसके लिहाज से मेकअप कर सकूं? आपको पता है आजकल लड़कियां इतनी मॉडर्न हो गई हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, और लड़कियां एक महीना क्या 2 महीने पहले अभी ब्यूटी कंसर्न करना शुरू कर देती हैं कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए, हमें स्किन में कितनी चीजें। अब तो वो जमाना नहीं है, अब जब घर में बैठ के तो आप लगा के बस लाली पाउडर और कहते थे बस जाएं, अब वो नहीं है, वो हमारी अम्मियों का दौर चला गया। अभी जो आजकल यंग जनरेशन है वो बड़ी पॉजेसिव है इस मामले के अंदर कि मेरी शादी है, मैंने इवेंट है, मेरा मेन इवेंट है, उसके साथ वो कंसर्न करती हैं। तो शायद अभी देहाती एरियो के अंदर अभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि ब्राइड सेम डे में आए, लेकिन यहाँ पे तो पहले से लोग आते हैं, पूछते हैं, वो हर एक, और दूसरा हर एक की स्किन केयर भी डिफरेंट होगी। तो हम सजेस्ट भी करते हैं ब्राइड को कि आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करें, ये वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, ये वाला सीरम इस्तेमाल। आपको पता है इतने सीरम्स आ गए हैं मार्केट में हर स्किन के अकॉर्डिंग, कि आपके ओपन पोर्स वाले बंदे ने कौन सा स्किन, पहले एक ही फाउंडेशन होती थी, आप इस पे भी ये लगा लें, इस पे भी ये लगा लें, अब नहीं है ऐसा। अब स्किन टाइप के हिसाब से सारी जितनी अभी इतना लेटेस्ट आपके पास एचडी जो कवरेज की मैं बात करती हूँ, वो इतनी फाउंडेशन आ गई है, आपको कोई कंसीलर और प्राइमर भी लगाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही ऐड है कि वो आप करेक्टर तो फिर भी जरूरत पड़ जाता होगा, वो डार्क सर्कल की, कि अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, फिर आपको कलर करेक्टर, जाहिर बात है, फिर आपने अपनी स्किन को तो एक जैसा वो करना है ना। अच्छा, इसमें फरहाद एक कंप्लीट लुक में हेयर स्टाइलिंग कितने % है और मेकअप कितने % है? आपका 70% मेकअप का कमाल होता है, और आपका 40-30% जो है वो हेयर स्टाइल का। अगर मेकअप कितना भी अच्छा आप कर लेना, अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं ना होगा, वो सारा आपका मेकअप भी जो है वो खत्म हो जाएगा, लुक ही आपकी खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप, मैं कहती हूँ जब आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएं, आप अपनी भी जरूर राय दें, और मेकअप आर्टिस्ट को भी ये चाहिए कि वो इस तरह ना उसके ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शन कहे कि नहीं मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं डेली इतने मेकअप कर रहा हूँ, मेरे से बेस्ट कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसकी क्लाइंट की भी राय लें,
और फिर मिलता जुलता आप काम करें तो वो एक अच्छा उसके अंदर अच्छा, हो वैसे जाएगा। आपके पास तो क्लाइंट्स आते अगर होंगे, वैसे हर मेकअप आर्टिस्ट की शिकायत जरूर कर रही होती है कि क्लाइंट खुद बहुत ज्यादा टोक रही होती है चीजों में ना, वो मेकअप क्लाइंट आर्टिस्ट जो को ज्यादा अच्छे से टोकते हैं ना, देखिए कई लोग अगर आपका मेकअप पैसे जब ज्यादा आप पे कर रहे होते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है ये, क्लाइंट आता है वो आपको पे कर रहा होता है, वो समझता है कि पता नहीं मैंने अब इस मेकअप आर्टिस्ट को खरीद लिया है। अब जो इतने पैसे लगा के बैठा हुआ है, इतने सालों की मेहनत करके बैठा हुआ है, आप विद रिस्पेक्ट बात करें, आप एथिकली बड़ा ध्यान रखें कि चाहे वो ऑनर है चाहे वो क्लाइंट है, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर क्लाइंट के साथ आप बात अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो क्लाइंट को कोई चीज भी अगर नागवार गुजर गई ना, वो आपके हर चीज में कीड़ा निकालेगा। वो कहेगा ब्लश ऑन ठीक नहीं है, मेरा लाइनर ठीक नहीं है, मैंने लाइनर लगाना नहीं था। क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि वन शेड मेकअप हो। आपने कैमरे के सामने आना है, आपको लोगों ने फेस करना है, आपके पास बहुत सारी पब्लिक आपने बुलाई हुई है, तो उस दिन आप अपना थोड़ा सा कम, क्योंकि जितना आप बोलेंगे ना मेकअप के दौरान उतनी आपकी लाइनें ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी। तो इसलिए तभी तो कहते थे ब्राइड को चुप रहो ना। हाँ। नहीं, और मेकअप आर्टिस्ट को भी अपना काम आप नहीं करे देंगे, जो लुक उसने माइंड में सोची हुई है वो फिर हम कहते हैं कि ABC हो जाता है। ऐसे हर एक का क्लाइंट खराब करा लेते हैं, बार बार वो कह कह के टोक के नीचे से रिमूव करें, ऊपर से रिमूव करें। जब मेकअप एक बेस बन जाती है ना, तो बेस फिर आप उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं, चाहे वो कम्पैक्ट पाउडर है चाहे लूज पाउडर है। जब वो लगाते हैं तो बेस आपकी लॉक हो जाती है। अब उसके बाद आप कहें मुझे मैंने लेंस पहनने हैं, मैंने ये काम करना है, वो फिर पानी जब टपक टपक आपकी आंखों से नीचे आएगा तो मेकअप। अच्छा वैसे लड़ाई क्या अब रोने का ट्रेंड कहाँ रहा? अच्छा नहीं, ड्राइव करते लड़कियां जा रही होती हैं। लेकिन लेंस पहनते हुए तो पानी आता है ना, फैशन भी तो करना है। अच्छा, अब कोई होता है कि क्लाइंट का मेकअप कर लिया और उसके बाद क्लाइंट ने कहा कि मैंने तो ये कहा था और मुझे तो ये नहीं पसंद, जैसे आपने कहा ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है ज्यादातर कि मैंने तो कहा था कि मेरी ये ग्लास की, या मुझे माहिरा खान जैसा मेकअप चाहिए था, या मुझे हानिया आमिर जैसी लुक चाहिए थी। ऐसा होता है, बिल्कुल जरूर होता है, हर सैलून के अंदर। हाउ डू यू डील? क्योंकि वो ऐसे है कि अब देखें, एक मैं ऑनर हूँ, मेरे अपने एक चार्जेस हैं, जो हमारा सीनियर आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, हमने हर तरह के आर्टिस्ट हैं हमारे पास। अब जो आप पे कर रहे हैं, अब वो जो काम कर रहा है, लोगों को क्या होता है कि शोर करेंगे तो फरा आएगी, फरा हमारे टच करेगी। एक्चुअल लोगों को मसला ये होता है कि जिसका पेज का मेकअप देख के आप जा रहे होते हैं ना, तो वो चाहते हैं पैसे इतने ही हों लेकिन काम वो बड़ा आर्टिस्ट हमारा करे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीजें, सिग्नेचर लुक के लिए आपको सिग्नेचर बुक करना पड़ेगा। ये बहुत कम होता है ऐसा। आपको पता, कुछ बड़े होते हैं टची क्लाइंट ऐसे आपके कि जो कहते हैं कि नहीं, वो बुलाएं, अपनी मैडम को बुलाएं, तो मैडम ने बेशक उल्टा ही काम कर दिया ना, उन्होंने कहा बस आपका हाथ लग गया ना, यही मसला। सिग्नेचर मेकअप में तो ऑब्वियसली यही होता है कि वो ऑनर ही करेगी मेकअप, ऐसे ही बिकॉज आप पे कर रहे हैं उसके लिए ना। क्योंकि मैंने अक्सर अब मैंने उस दिन एक नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट एक बड़ा मेकअप ब्रांड है और मैंने लिटरली जब उसके चार्जेस पूछे थे, मेरी फ्रेंड की शादी है तो वो चार्जेस भी अच्छे खासे थे, इट वाज लाइक 130 और 140, ठीक है, तो मतलब 1,30,000 1,40,000 के दौरान एक दिन चार्जेस थे, एक टाइम के मेकअप के, ठीक है, ब्राइडल मेकअप। और उसमें भी कोई हैवी लुक नहीं थी कि बहुत हैवी लुक के लिए मेकअप चाहिए, मतलब बड़ी आप तो पार्टी लुक में ही बहुत ज्यादा लोग खुश होते हैं। तो वो उन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ अपनी तरफ से बड़ी सिंपैथी गेन करने के लिए कि मेरी जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेरी ही सुपरविजन में सीखी हुई हैं, बहुत टैलेंटेड है, हमने बहुत काम किया हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बड़ी अजीब बात है और उनको डीमीन करने वाली ये बात, उनको डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है कि जब हम मिल के काम कर रहे होते हैं, आप कहते नहीं हमने सिग्नेचर मेकअप की बुकिंग कराई है तो दूसरा कोई हमें हाथ भी ना लगाए, कोई सीनियर या जूनियर मेकअप आर्टिस्ट। और वो बड़ी उन्होंने एक सिंपैथी का पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया हुआ था। तो पॉइंट इज आप फिर कोई ऐसा पैकेज बनाएं जिसके अंदर आप ये रखें कि इट्स अ टीम वर्क, टीम का मेकअप है, और आप उसके पैकेजेस में चार्जेस को कम रखें। जब आप इतने चार्जेस मांगते हैं कि सिग्नेचर लुक है तो ऑब्वियसली उसमें क्लाइंट यही कहेगा। मैं थोड़ा सा इधर आपको क्लियर करना चाहूंगी, ये जो बात आपने की है, देखें ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है कि हमें सिग्नेचर मेकअप, हर बंदा जरूरी नहीं ऑनर को मेकअप आता है। यहाँ पे लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि सिग्नेचर मेकअप के पैसे दे दिए तो ऑनर करेगा। ऑनर को बेशक अपना ना ब्लश ऑन लगाना आता हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सैलून हैं इस्लामाबाद में, बहुत बड़े नामवर, जिनके ऑनर्स को काम नहीं आता बट उन्होंने आर्टिस्ट हायर किए। तो इसलिए नहीं रॉन्ग कैसे मिस, देखें वो आपको काम चाहिए ना, आपको फाइन लुक चाहिए, तो वो आर्टिस्ट जो 4-4 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं आप आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट आपको वो फाइन लुक देगा। यार ने एक सिग्नेचर लुक डिफाइन कर दिया, ये सिग्नेचर लुक आपको चाहिए, सिग्नेचर मेकअप चाहिए, तो उसमें डजंट मैटर कि वो कोई भी हो सकता है। और हो सकता है इसमें ऑनर सिर्फ आगे लिपस्टिक लगा दे एंड पे, नहीं ऑनर को काम ही ऑनर को काम ही नहीं आता। ये बहुत सारे ऐसे सैलून हैं। देखिए ये दो डिफरेंट चीजें ना, मैं ये चाहूँ, एक तो ठीक है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, अलग बात है, काम नहीं आता, लेकिन उन्होंने फिर उसको स्पेसिफिक किया होगा अपने कहीं ना कहीं सिग्नेचर मेकअप्स को।
उन्होंने बताया होगा कि हमारा सिग्नेचर मेकअप ऐसा होता है, या जो आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो उसमें भी टीम वर्क दिखाया जा रहा होता है, वो एक सेपरेट चीज है। तो पॉइंट इज यहाँ पर बहुत जबरदस्त मेकअप आता भी है और जो ओनर है वही सबको सिखाती है, वीडियोस भी बनाती है। और आपने सिग्नेचर मेकअप बाय दिस, आपने नाम भी लिखा हुआ है कि इनका ही मेकअप, और लोगों ने उन्हीं को बुक किया हुआ है, तो आप चार्जेस तो उनके नाम पे ले रहे हैं ना। और आपने क्लाइंट को ऑलरेडी बताया भी नहीं है कि नहीं अच्छा टीम वर्क होगा और फलाना आपके बाल बनाएगा, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाह रही। उनके पास एक दिन में 250-250 ब्राइड है। आपके यहाँ पे इस्लामाबाद का सैलून है, उनकी दो ऑनर्स हैं, दोनों को काम नहीं आता। उनके जो सिग्नेचर मेकअप है उनके आर्टिस्ट कर रहे हैं, वही आर्टिस्ट वो मेरे पास भी काम करके आए हुए हैं। बट लोगों को ये कंसर्न होना चाहिए कि उनको आउट क्लास लुक चाहिए, अपने मेकअप से गरज होनी चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए। वो फिर अगर किसी ने डिफाइन ऐसे किया हुआ कि ओनर्स को नहीं आता वो नहीं करते, इट्स कंप्लीट फाइन। समीन का पॉइंट बस ये था कि अगर कोई वीडियोस बना रहा है और नाम से कर रहा है तो फिर सिर्फ एक आज बहुत मुख्तसर हमारे पास था, मैं आपको लेकिन मैंने इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा ना लोगों के माइंड में, मैं इसलिए ये करना चाह रही हूँ इसको क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को कि ऑनर जो है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं है। ऑनर को अगर काम ही नहीं आता तो ऑनर को वो तो खराब कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो बेहतर ये है कि जो जिसको मेकअप आता है वो है। लेकिन द पॉइंट इज, मैं ये सिर्फ हमेशा ये कहती हूँ कि आप क्लाइंट को टाइम दें थोड़ा सा, उससे पहले मेकअप से पहले आप क्लैरिटी दें कि इस तरह से होगा, ताकि उस दिन ब्राइड का भी मूड ना खराब हो। ये भी क्योंकि जरूरी होता है। ऐसा भी होता है वो वर्कर भी चले जाते हैं छोड़ के। अगर वो वर्कर का नाम मेंशन कर देते हैं तो वो वर्कर ही अगर 6 महीनों के बाद आपके पास नहीं है तो ऑनर कहां से जाएगा? 3 महीने से पहले बुकिंग भी हो रही होती है। फराबत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू माशाल्लाह। आपका मेकअप, आपका स्टाइल और वो जो फॉलोइंग वो अपनी जगह, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, वेरी कन्विंसिंग। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनने था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको जा सकती है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूं। एक से बढ़ के एक, कौन लोग? मेरी चाल देना चीरे वाले अब एक दाई वे नींद ना प्यारा गाना था। याद क्या तुझको दिला। मैं अपने घर में बात करता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ तेरा पैर लेकिन जाना। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यमी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। Hey girls, sub ready? Next contestants.
ओह नो, मेरे बाल। Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb। मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable। Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready। Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb। Lay's baby masala twist, sweet, tangy, spicy, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। चाची आ गई। मैं खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे शोबों को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब हम जाके इसको रजिस्टर करने लगे हैं क्योंकि हमें नज़र आना शुरू हो गया। बट ये प्रॉब्लम और ये नुकसान तो बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं और जाहिर सी बात है माहिरीन काफ़ी हद तक वार्निंग्स भी देते आए कि इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमने उस तरीके से काम नहीं किया। मैं इस वक्त ग्लोबल एफर्ट्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ कि एक मुल्क को ही सिर्फ एफर्ट, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है उस पर काम नहीं किया गया। और ये जो फूड सिक्योरिटी है ये बहुत बड़ा थ्रेट पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। सो आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी के हवाले से कि किस तरीके से अब इस हालिया सूरत हाल की शुएब अगर बात की जाए तो जो इस साल का सैलाब आया इससे पहले ये सूरत हाल हमने नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और ऐसे में ज़ाहिर है बहुत सारी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और जो अल्लाह खैर रखे और हम दुआगो भी हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि हम बहुत अच्छे से इसके हिसाब से काम भी करें सो दैट अगर हमें आगे ये फेस करना पड़ता भी है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम हर तरीके से कम कर सकें और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी होंगे। लेकिन अगर ये काम ना किया गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा और पाकिस्तान को भी, बेशक आप जितना मर्जी कहते रहे लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन है लेकिन इफेक्टिव में हम हैं और काम हमें उस हिसाब से ही करना है। एब्सोल्युटली। आज इस मौजूद में हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत रसूल साहब, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस उन्होंने ऑलिव की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया पाकिस्तान का ऑलिव, उसका ऑलिव ऑयल, इस ब्रांड को। उनको वेलकम करते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शौकत साहब, सैलाब ने किस हद तक मुतासिर किया है फूड सेफ्टी को? जी, पाकिस्तान में फूड सेफ्टी तो पहले से ही काफ़ी इशू है। 22% हमारी जो पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है और अभी जो ये सिनेरियो डेवलप हुआ है पोस्ट फ्लड, इसने इसको और बढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान में जो बिकॉज हम 80% एग्रीकल्चर कंट्री हैं और इसमें जो इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। ख़ास तौर पे 2 मिलियन के करीब एकर्स जो हैं वो अंडर फ्लड हैं। टोमेटो की जो हमारी क्रॉप है वो 60 to 80% जो है वो वेस्ट हो गई है। राइस जो कि हमारा मेन वन ऑफ द टॉप क्रॉप्स है वो 220 हेक्टेयर्स के करीब वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो इसके अलावा जो स्टोरेज हमारे थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो स्टोरेज हुए थे, जो हमारा स्टॉक है वो भी काफ़ी वो है। लॉजिस्टिक्स में काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो अराउंड 300 बिलियन रुपीज़ का हमें जो है ये फ्लड में एडिशनल लॉस हुआ है। Because of logistics? Because of overall? this, yeah, overall. इसमें हमारे जो
फसलें थी ज़रा कुछ तो तबाह हो गई, पर एट द सेम टाइम बहुत से जगहों पे हमने देखा कि सैलाब की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, वेदर की वजह से भी बहुत मुतासर हुए, लेकिन फसल तो मुतासर नहीं हुई, लेकिन जो भी उसका प्रोडक्ट था वो मुतासर हुआ है। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। अब जैसे राइस की मैं बात कर रहा हूँ, राइस है, टोमेटो है, ये तो क्रॉप्स जो थी वो ये रेडी क्रॉप्स थी। मेज़ बहुत ज़्यादा हिट हुई है। अभी इस दफ़ा जो एक नया फिनोमिना आया है, जो इंडिया से जो हमारे जो वैसे कन्वेंशनल उन रिवर्स में पानी नहीं आता था, तो वो सारा जो एरिया है दैट इज़ द एक्चुअली एग्रीकल्चर हब ऑफ पाकिस्तान। ये एक पावर स्टेशन है पूरे पाकिस्तान में। आप राइस ले लें, आप मेज़ है, कॉर्न है, आपकी वीट है, तो इसके अलावा जो बाकी वेजिटेबल्स हैं, तो इसने बड़ा इम्पैक्ट आया इसमें, क्योंकि ये एरिया जो है ये काफ़ी डेकेड्स से इधर इस तरह का कोई फिनोमेना नहीं हुआ था। सही। अच्छा शौकत साहब, अब जो फसलें बच गई हैं जाहिर है वो काफ़ी हद तक आलूदा हो चुकी हैं, बिकॉज सैलाब का पानी जो है ऑब्वियसली वो चला गया रूट्स में, और ऑब्वियसली उससे जो अनाज आएगा वो किस हद तक वो अनाज इंसानी सेहत के लिए खतरात का बायस बन सकता है? क्या उसका इम्पैक्ट होगा? किस तरह से वो ख़तरनाक है? देखिए वो बहुत उस फूड में जब भी ये इस तरह की एनवायरनमेंट आती है, फंगस है या पानी की वजह से, तो वो उसको कंटामिनेट कर देता है। एफ्लाटॉक्सिन है, ये इसमें फूड के अंदर आ जाती है, फिर हम लोग उस खुराक को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वी हैव टू गो फॉर द अदर ऑप्शन। तो इसने बहुत ज़्यादा उसको कर दिया है, एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक फूड सिक्योरिटी का एक हमें बड़ा चैलेंज आया हुआ है। अच्छा 2026 की अगर बात की जाए, अभी तो जाहिर सी बात है 2025 में ये तो हमने देख लिया कि किस किस्म के जो इम्पैक्ट आया वो कितना बुरा है। 2026 एज अ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट आप किस तरीके से फूड सेफ्टी को देखते हैं? एक साल के अंदर क्या चेंज आ सकता है, अभी स्पेशली जिस तरह से फसलें तबाह हुई हैं? हाँ देखिए, इसमें ये इट्स नॉट एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में फार्मिंग है या जो बाकी जो हमारी पॉपुलेशन है, दे आर ऑलरेडी हैविंग इश्यूज इकोनॉमिकली। इसमें गवर्नमेंट और एक जो इंटरनेशनल और लोकल एनजीओज हैं, ये मिल के इस सारे उसको टैकल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हम आइडेंटिफाई करें। उस थिंक टैंक्स में आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ले लें, फूड के एक्सपर्ट्स ले लें, आप क्लाइमेट के बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज को जो टैकल करना है वो है, एंड द टेक्नोलॉजी एंड आईटी एंड एआई। इस तरह का जो थिंक टैंक है वो एक शॉर्ट टर्म प्लान करे। जैसे शॉर्ट टर्म काफ़ी सारे हो सकते हैं, आप फूड लैब्स आप बना सकते हैं, जैसे इन एरियाज़ में जहाँ पे अब देखिए काफ़ी सारे लोग चले गए हैं वापस घरों को, जो फार्मर्स हैं, और कुछ अभी भी कैंपों में बैठे हुए हैं बिकॉज उनको यही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप फूड लैब्स आप बना सकते हैं। डिफरेंट किट्स आती हैं जो आप उसमें उनका खाना आप चेक करें कि उसमें कोई इस तरह का वो नहीं है। देन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का एक बहुत बड़ा काम ज़रूरी है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में अब दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टाइम कि हम लोग ऑन द यूनियन काउंसिल लेवल इसको ले जाएं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एंड इंटरनेशनल डोनर्स मिल के ऐसा बनाएं कि हर यूनियन लेवल के ऊपर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए जो कि उस वाटर को वो करे। अभी ये वाला जो पानी है ये तो बिल्कुल उस काबिल नहीं है कि इसको यूज़ किया जा सके। तो वो जो उसमें शॉर्ट टर्म फार्मर्स को आप सब्सिडी के ऊपर दें, बल्कि जो फ्री है वो उनको सीड्स दें, ताकि ये जो है लोग इस पे अपने आप को एनर्जाइज हों, थोड़ा सा उनको कंफर्ट मिले और फिर वो ये काम करें। एंड देन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें अगर इस तरह के आगे हैज़ार्ड्स आते हैं तो उनको रेजिलिएंट हैं, आप सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम करें कि जो टेम्परेचर्स हैं उनको हैंडल कर सकें। पानी की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसमें जो इम्पैक्ट्स आते हैं उनको वो कर सकें। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हुआ, बिकॉज जब हम जाते हैं NAR से वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे हमें हाइब्रिड बीज भी दिखाए जाते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत से प्लांट्स दिखाए जाते हैं कि रेजिलिएंट क्रॉप्स के पर्सपेक्टिव से।
मैं थोड़ा समझना भी चाह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा भी कहा कि वो जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं कि अभी भी पाकिस्तान में स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो हैजर्डस वेस्ट है, वो जा रहा है ग्राउंड में, मुतासर कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स को, हमारी सॉइल को। देखिए, इसमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अब ज़रूरत यह है कि इसको इन्फोर्समेंट कैसे हो रही है, बिकॉज वाटर लेवल्स आपके कम हो रहे हैं। ठीक है। एंड जो वेस्ट है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कम्प्लीमेंट जिस तरह करना चाहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट आए, आप ट्रीटमेंट्स लगाएं, वो उस तरह नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसको क्योंकि ये जो चेंज आया है ये पिछले 4-5 सालों में है, एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तो क्लाइमेट चेंज है, फिर दूसरा आपका जो नेबर है वो उसको, अगर क्लाइमेट चेंज में ये नहीं बताता कि यहाँ पे बारिश हो रही है और वहाँ पे नहीं हो रही, वहाँ पे हो रही थी यहाँ पे नहीं। सही। अगर वहाँ पे कोई इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है देन दे विल फ्लो द वाटर। सही है। पाकिस्तान में वो उन्होंने करना ही करना है, या वो प्रेशर टैक्टिक्स भी कर सकते हैं। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट को हम लोगों ने कैसे देखना है। ओके। अब चूँकि आपका ज़्यादा काम बलूचिस्तान में है, तो वहाँ पे क्या हालात हैं, वहाँ पे कितना मुतासर किया क्लाइमेट चेंज ने? देखिए, वहाँ जो कन्वेंशनल एप्पल का जो क्रॉप थी उधर, वो उसको काफ़ी वो हुआ है। उसमें ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर्स में और वाटर का भी एक इशू आया हुआ है, तो वो क्रॉप तो काफ़ी वो हो गई है। उसमें बहुत से लोगों ने अप्रूव कर दिया है उसको। अच्छा। यस। और वेजिटेबल्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आया है। सही। क्योंकि वाटर जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो अभी ये जैसे इस तरह की क्रॉप है, ऑलिव्स का उभर के आना, इसको पानी इतना नहीं चाहिए, ये ड्रॉट टॉलरेंट है, तो इस तरह की क्रॉप से उसको थोड़ा सा वो किया जा सकता है। क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस तरह? आपने जिस तरह देखें किया, इसको इनिशिएटिव लिया भी और आपने कच्चे लेवल पे काम किया, और लोग भी इसको समझते हुए ऑलिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? बिकॉज हम एक पहले भी बात कर रहे थे कि चूँकि इट्स क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इस तरह के माहौल अब बन चुके हैं कि हमें अपने प्रेफरेंसेस को भी बदलना होगा और अपने क्रॉप से पैटर्न को भी बदलना होगा। जिस तरह देखें, आपने बड़ा टाइमली ऑलिव्स की तरफ आप चले गए एज अ मॉडर्न किसान, आई वुड से दैट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको समझते हुए शिफ्ट करें अपने आप को। देखिए, ये हमारी जो इस अचीवमेंट से पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को। अब लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये एक हाई यील्ड एंड प्रॉफिटेबल एंड विद लो इनपुट्स क्रॉप है। तो अच्छा, इसके एक और जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है कि जो क्रॉप इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि इसमें इनपुट्स कम यूज़ हुए हैं, इट हैज़ ऑर्गेनिकली बीन प्रोड्यूस्ड। तो अब जो है लोग, बहुत बड़ा एक फ्लक्स आ रहा है वहाँ पे लोग, क्योंकि वहाँ एरिया भी काफ़ी सारा अवेलेबल है ना। पाकिस्तान का 60% तो बलूचिस्तान है, तो उसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, और जैसे जैसे आपको पता है अभी वहाँ पे हालात भी बेहतर हो रहे हैं और लोग काफ़ी इसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है ना। इंटरनेशनल अट्रैक्शन आ गई है, यहाँ पे लोगों को पता चल गया है, तो काफ़ी लोग जो है इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि हम आज खुराक का